नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं और वो है एक बैक्टीरिया की शारीरिक रचना। अक्सर हम बैक्टीरिया को बस एक साधारण सा सूक्ष्मजीव मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे एक पूरी तरह से काम करने वाली हाईटेक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की तरह सोचिए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां खुद की एनर्जी बनती है, प्रोडक्ट तैयार होते हैं और जिसकी सुरक्षा के लिए कई मजबूत दीवारें भी होती हैं। अगर कोई मेडिकल लेबोरेटरी या माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस फैक्ट्री के हर एक पुर्जे को समझना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए सीधा इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले बैक्टीरियल बाउंड्री यानी इसकी दीवारें, फिर साइटोप्लाज्म और अंदर की संरचनाएं, उसके बाद प्लाज्मिड और जेनेटिक मटेरियल, फिर कैप्सूल और फिम्ब्रिए और आखिर में कुछ बेहद अहम डायग्नोस्टिक स्टेनिंग तरीके। भाग 1 बैक्टीरियल सीमा यानी इस फैक्ट्री की मजबूत दीवारें। किसी भी फैक्ट्री की तरह एक बैक्टीरिया को भी ये कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्ट और मजबूत बाउंड्री वॉल की जरूरत होती है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ एक आंकड़ा है जिसे बिल्कुल याद रखना चाहिए, 5 से 10 नैनोमीटर। जी हाँ, ये झिल्ली सिर्फ 5 से 10 नैनोमीटर पतली होती है। सोचिए ये कितनी अविश्वसनीय रूप से पतली है, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए बहुत अहम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मीट्रिक अक्सर पूछा जाता है। और मजे की बात यह है कि इतनी पतली होने के बावजूद ये बैक्टीरिया को गजब की मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक शक्ति देती है। अब इस झिल्ली की बनावट के बारे में एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है वो देखिए। आमतौर पर जो झिल्लियां होती हैं उनमें लिपिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इस बैक्टीरियल झिल्ली में 60 से 70% तक सिर्फ प्रोटीन अणु होते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड केवल 20 से 30% ही होते हैं। इतनी ज्यादा प्रोटीन सांद्रता का कारण ये है कि इस प्लाज्मा झिल्ली को सिर्फ एक दीवार बनकर नहीं रहना है, बल्कि इसे एक बेहद एक्टिव वर्क एरिया की तरह भी काम करना होता है। तो ये बाउंड्री आखिर करती क्या है? सबसे पहले ये एक अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि ये बहुत सेलेक्टिव है और सिर्फ जरूरी पोषक तत्वों को ही अंदर आने देती है। इसके अलावा इसमें परमिएज और ऑक्सीडेज जैसे बेहद जरूरी एंजाइम भी मौजूद होते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में भी पूरी तरह से मदद करती है और जैसा कि हमने अभी देखा, ये बैक्टीरिया को मजबूती भी देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2 साइटोप्लाज्म और आंतरिक संरचनाएं। अब हम फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं। इन दीवारों को पार करते ही हमारा सामना साइटोप्लाज्म से होता है। ये एक चिपचिपा जेल जैसा हिस्सा है जहां फैक्ट्री के सबसे खास काम होते हैं, जैसे निर्माण और ऊर्जा का प्रबंधन। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें तैर रही होती हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं राइबोसोम, जिन्हें हम प्यार से प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं। फिर आते हैं मेसोसोम, जो श्वसन का काम संभालते हैं। और अंत में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जो ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं। एक बैक्टीरिया के सही से काम करने के लिए इन तीनों का तालमेल बहुत जरूरी है। यहाँ पर राइबोसोम और मेसोसोम की तुलना करना काफी मजेदार है। राइबोसोम का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाने पर होता है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेसोसोम थोड़ी घुमावदार संरचनाएं होती हैं और ये ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज जैसे श्वसन एंजाइमों से भरी होती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो मेसोसोम बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेसोसोम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कहीं ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में एक और कमाल की चीज होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। इन्हें बैक्टीरिया का स्टोर रूम या गोदाम समझ लीजिए। जब भी बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो सीधा इन्हीं का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्स के नजरिए से यहाँ एक हाई यील्ड टॉपिक है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ये इन इंक्लूजन्स का ही हिस्सा होते हैं और अक्सर कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानने के लिए लैब में एल्बर्ट स्टेनिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। भाग 3 प्लास्मिड और आनुवंशिक सामग्री। अब हम इस सेल के नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं। ये कंट्रोल रूम वो जगह है जहां बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रखा होता है।
अब इंसानों या अन्य जटिल जीवों के पास अपनी जेनेटिक जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, जिस पर एक कवरिंग होती है। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके पास ऐसा कोई सुरक्षित ढका हुआ न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई परमाणु झिल्ली होती है। इनका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियोइड क्षेत्र में बस ऐसे ही मौजूद रहता है। और हाँ, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसे देखने के लिए एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? मुख्य डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जिसे प्लास्मिड कहा जाता है। इसे बिल्कुल एक पोर्टेबल पेन ड्राइव की तरह सोच सकते हैं। इन प्लास्मिड्स में बैक्टीरिया के जीवित रहने के कुछ सुपर पावर वाले राज छिपे होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक दवाओं से कैसे बचना है। और सबसे बड़ी बात, ये बैक्टीरिया इस पेन ड्राइव को दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्लाज्मिड शेयर कैसे होते हैं। इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। होता यह है कि दो बैक्टीरिया शारीरिक रूप से एक दूसरे के पास आते हैं और जुड़ जाते हैं। फिर एक बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड की एक कॉपी बनाता है और उसे दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। नतीजा, जो बचने की तकनीक पहले सिर्फ एक के पास थी, वो अब दोनों के पास आ गई है। सच मानिए, मेडिकल साइंस और इलाज के लिए ये प्रक्रिया बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भाग 4, कैप्सूल और फिम्ब्रिए। चलिए अब सेल के अंदर से वापस इसके बाहरी हिस्से की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया अक्सर अपने बाहर एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ते हैं। जब ये पदार्थ पानी या आसपास की जगह में ढीले ढाले तरीके से फैल जाता है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब यही स्राव एकदम सख्त, मजबूत और एक निश्चित आकार में व्यवस्थित हो जाता है। तब हम इसे कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल किसी अभेद्य कवच से कम नहीं है। ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सेल्स इसे आसानी से खाकर नष्ट नहीं कर पाते। मेडिकल एग्जाम्स के लिहाज से कैप्सूल वाले इन बैक्टीरिया की लिस्ट बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, क्लिप्सियला, बैसिलस एंथ्रेसीज और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये वो प्रमुख नाम हैं जो पूरी तरह से इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इन सभी के पास वो मजबूत कवच होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और लैब में इन्हें पहचानना भी एक खास तरह का काम बन जाता है। इस कैप्सूल के अलावा कुछ बैक्टीरिया की सतह पर बेहद बारीक बालों जैसी संरचनाएं भी होती हैं। इन्हें फिम्ब्रिए या पिली कहा जाता है। ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर देखने को मिलती हैं। ये पिलिन नाम के एक खास प्रोटीन से बनी होती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनकी लंबाई सिर्फ 0.1 से 1.0 माइक्रोन तक होती है। सोचिए, एक अकेले बैक्टीरिया पर ऐसे 100 से 200 फिम्ब्रिए चिपके हो सकते हैं। इनकी मौजूदगी को सिर्फ हीमाग्लूटिनेशन तकनीक या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही साबित किया जा सकता है। और ये पीली भी कोई एक तरह की नहीं होती, जो ये दिखाता है कि ये बैक्टीरिया कितने एडवांस्ड हैं। कॉमन पीली का काम होता है किसी सतह से मजबूती से चिपक जाना। सेक्स पीली का इस्तेमाल उसी कॉन्जुगेशन प्रक्रिया में होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को पास करना। और तीसरी होती है कॉलिसिन पीली, जो खास तौर पर ई कोलाई बैक्टीरिया के पास होती है। तो हर पीली का अपना एक अलग और पक्का काम है। खैर, ये सारी थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक लैब में बैठे मेडिकल प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वो ये कि ये सारी संरचनाएं तो अदृश्य है, इन्हें सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो फिर एक डायग्नोस्टिक लैब में इन चीज़ों को व्यावहारिक तौर पर देखा और पहचाना कैसे जाता है? यही हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, भाग 5, प्रमुख नैदानिक स्टेनिंग यानी रंगने के तरीके। देखिए, शरीर रचना या एनाटॉमी को जानना तभी फायदेमंद है जब हमें ये पता हो कि माइक्रोस्कोप के नीचे इन हिस्सों को उभारने के लिए कौन से केमिकल स्टेन्स का इस्तेमाल करना है। बेसिक फर्क करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जो बैक्टीरिया को पॉजिटिव या नेगेटिव में बांट देता है। अगर हमें ऊर्जा स्टोर करने वाले वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स ढूंढने हैं, जैसे कि डिप्थीरिया वाले बैक्टीरिया में, तो एल्बर्ट स्टेनिंग काम आती है। और अगर हमें उस जिद्दी और मजबूत कैप्सूल को देखना है तो उसके लिए इंडियन इंक का इस्तेमाल होता है।
ये जो नेगेटिव स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। इसमें हम कैप्सूल को कलर नहीं करते, बल्कि इंडियन इंक का इस्तेमाल करके उसके पीछे के बैकग्राउंड को ही पूरा काला कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो कैप्सूल उस काले बैकग्राउंड में एक साफ चमकते हुए घेरे की तरह एकदम अलग से नजर आने लगता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को झट से पहचानने का ये एक अचूक तरीका है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बैक्टीरिया के इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री मॉडल को समझना कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसके प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम से लेकर बाहर के सुरक्षात्मक कैप्सूल तक हर एक बारीक शारीरिक विशेषता सीधे तौर पर यह तय करती है कि क्लिनिकल लैब में उसका टेस्ट कैसे होगा, कौन सी स्टेनिंग विधि इस्तेमाल होगी। ये पूरी तरह इसी संरचनात्मक ज्ञान पर निर्भर करता है। खत्म करने से पहले एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमने देखा कि बैक्टीरिया कंजुगेशन और अपने प्लाज्मिड्स के जरिए लगातार एक दूसरे के साथ एंटीबायोटिक दवाओं से बचने की तकनीकें शेयर कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब ये कैप्सूल वाले पूरी तरह से सुरक्षित बैक्टीरिया अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे, तो हमारा चिकित्सा विज्ञान उनका मुकाबला कैसे करेगा। इस अदृश्य दुनिया में सर्वाइवल की जंग लगातार जारी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी उत्सुकता को हमेशा बनाए रखिए।